बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज ISI हेडक्वार्टर्स में आला सतही इजलास हुआ। इस इजलास में अंदरूनी व बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब अदालत ने आज ख्वाजा आसिफ साहब की आमदन से ज़ायद असाजात केस में जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया है। इसके अलावा मरियम नवाज साहिब आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहती हैं कि जमानत दे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो नवाज शरीफ साहब की वापसी पर उनकी जान को खतरा नहीं होगा तो मैं उनको शाम की फ्लाइट से वापस बुला लूंगी। इस समय दिन भर जो अहम मौजूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आपको डॉक्टर साहब, बिलावल साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कुछ सवालात किए हुकूमत से। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लिए जो पसे पर्दा हो रहा है वो अवामी नुमाइंदों के सामने रखा जाए। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि अगर पॉलिसी दुरुस्त ना हुई तो दहशत गर्दी में इजाफा हो सकता है। आप उनके इस बयान के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अफगानिस्तान में एक तवील मुद्दती जंग चल रही है और उसमें बहुत से लोग हैं। कुछ मामलात पे तो जाहिर है कि हर वक्त तमाम हुकूमतें अपने लोगों को इत्मीनान में लेती हैं, लेकिन बाज़ मामलात इतने संजीदा और संगीन होते हैं कि उसमें बैकडोर डिप्लोमेसी और मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ बातचीत और किस तरह किसको मनाना है, कौन नाराज़ है, किस तरह अमन बहाल के, ये मामलात मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक के सामने डिस्कस करना, इसको और फिर सबकी उसके ऊपर राय का आना, और एक हसास मामला है अफगानिस्तान। तो उसमें जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, ये जो ज़ुल्म खलीलज़ाद साहब की, ये भी कुछ 10 साल चली है। 10 साल के बाद जाके ये ओबामा दौर में शुरू हुई थी और ओबामा का पहला दौर, उसमें स्टार्ट हुआ था ये प्रोसेस, और उसके बाद पे बरस लगे। और उससे पहले ये जॉर्ज बुश के दौर में भी एक अटेम्प्ट हुई थी। अच्छा, ठीक है, कि किसी तरह से अमन बहाल, वो खैर ख़त्म हो गई है, 2004-5 के अंदर अटेम्प्ट हुई थी। तो बहरहाल ये बहुत अरसा लगा है और अभी भी वो बातचीत जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। तो यहाँ तक तो कहना मेरे ख्याल से, और बिलावल जो है वो समझते हैं ख़ुद भी, जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस पेचीदा प्रोसेस का, मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ साहब हिस्सा रहे हैं। उन्होंने देखा है करीब से कि किस तरह से यहाँ पे मामला जो हैं वो ख़राब। और जो पहली अफगान जंग या अफगान जहाज़ जिसको कहते हैं, जो बेसिकली अमेरिका और CIA की और सामने रशिया की लड़ाई थी, उसमें भी मौजूद ऐसी शख्सियात हैं जो आज भी हयात हैं और वो जानती हैं। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के नक्शे में तो बिल्कुल ऐसी शख्सियात पूरी क़ुव्वत के साथ मौजूद हैं, चाहे वो रशीद दोस्तम हो या गुलबदीन हिकमत यार हो, जो कि उस वक्त भी मौजूद थे और अब भी मौजूद हैं। तो हमारे यहाँ जो 70 की दिहाई में या 80 की दिहाई की बहुत सारी शख्सियात इस वक्त सियासी मंजरनामे पे फ़ाल नहीं हैं। काजी हुसैन अहमद साहब हयात नहीं हैं और बहुत सारी शख्सियात, लेकिन ख़ित्ते में हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ाल हमें सियासत में नज़र नहीं आ रहे किरदार, ये सामने नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उस दौर को देखते रहे हैं, उसकी जो पेचीदगी है उससे वाकिफ़ हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये कि आज लाहौर में धमाका हुआ है और उसमें शहादतें हुई हैं, और इसी दौरान ख्वाजा आसिफ साहब की ज़मानत आज हो गई है, कल उनकी रिहाई होगी, और जरदारी साहब की मुलाकातें हो रही हैं लाहौर में मुख्तलिफ शख्सियात से। इमरान खान साहब ने आज ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है, उनको ब्रीफिंग दी गई सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी मामला जो हैं, मैं ये काफ़ी अरसे से बात कर रहा हूँ कि माशी मामलात और आइनी बहरान और इन सब के साथ सिक्योरिटी क्राइसिस जो है वो पकड़ा है, और वो ख़ित्ते के हालात की वजह से पकड़ा है। और अब मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर अल्लाह ना करे कोई वाक़यात ऐसे हो सकते हैं जिसमें कोई बड़ी शख्सियात जो है उनको भी निशाना बनाया जा सकता है, और अल्लाह ना करे, लेकिन यह है कि हाई अलर्ट है सिक्योरिटी इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में। और उसमें अब देखना ये है कि ये अफ़गानिस्तान के मामलात कहाँ जाके ख़त्म होते हैं, कहाँ जाके ठहरते हैं। अच्छा, एक मैं आपको इसी दौरान में एक बात बताऊँ, बड़ी अजीब सी बात। एक तो ये है कि कल जो है वो कॉन्फ्रेंस हो रही है मोदी साहब की रिहाइशगाह पे, और महबूबा मुफ्ती जो हैं वो पहुंच गई हैं नई दिल्ली। अच्छा, और वहाँ पे अब देखना ये, और ज़ाहिर है कि फ़ारूक अब्दुल्ला भी पहुँच जाएंगे
वो भी शरीक होंगे और बाकी शख्सियात भी शरीक होंगी 3 बजे दोपहर को। ये कोई एजेंडा सेट किया रहा? एजेंडा इनका कहना ये है कि हमें पता है एजेंडा ये है कि 370 पे बात करनी है, 35 पे बात करनी है, और एजेंडा ये भी है कि जी हमें आपस में लड़वाने की कोशिश की गई है। ये अमेरिका करवा रहा है, ये मुज़ाकरात जो हैं इसमें अमेरिकन इन्वॉल्व हैं, बराह रास्त तो नहीं, लेकिन अमेरिका का एक पस मंज़र में दबाव मौजूद है कि बातचीत की जाए, और बातचीत की जाए, और उसकी वजह 2-3 उसकी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो प्लान था मोदी सरकार का, वो 370 वाला और 35 वाला वो बुरी तरह से नाकाम हुआ। ठीक। और फिर इन्होंने एक कोशिश की वहाँ पे अपनी पार्टी ये नाम रखा, एक नई पार्टी बनाने की कोशिश की, और उसमें इन्होंने माजी में भी ऐसा होता रहा है, और इन्होंने कोशिश की कि उसमें से अल्ताफ़ बुखारी एक साहब हैं जो कि पहले महबूबा मुफ्ती जब वज़ीर आला थी तो उनके साथ थे, फिर उसके बाद वो जब अलग हो गए और फिर इन्होंने 9 लोगों के साथ मिलकर वो पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन वो ठुस हो गया पूरा का पूरा आइडिया। तो ये आपस में लड़वाने, और ये माजी में भी होता रहा है। नई दिल्ली से किसी एक शख्सियत के ऊपर हाथ रखा जाता है, उसके बाद उस शख्सियत को थोड़े अरसे के बाद वो भी गद्दारों की फहरिस्त में खड़ी हो जाती है। अच्छा। चाहे वो शेख अब्दुल्ला हों, और पहले शेख अब्दुल्ला थे, फिर शेख अब्दुल्ला के बाद इन्होंने जो है वो बख्शी गुलाम मोहम्मद शाह को ही सामने लेकर आए, फारूक अब्दुल्ला थे, फिर उमर अब्दुल्ला आ गए, फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद शाह तो उनकी तो सूरत हाल ये रही कि वो मतलब है कि 1 साल के अंदर ही उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। 90 में से 72 दिन वहाँ पे कर्फ्यू लगा रहा सही वादी में, तो वो ये लेकर आ गए थे, उसके बाद वो चले गए, फिर वो उसके बाद फिर दूसरे पे हाथ रख दिया, फिर वो कभी वो उमर अब्दुल्ला पे, अच्छा फिर आखिर में फिर मुफ्ती सईद पे रखा 2002 के अंदर, फिर मुफ्ती सईद साहब भी गद्दारों की गई फहरिस्त में, फिर महबूबा मुफ्ती आ गई, फिर महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी का अलायंस हो गया, तो वो भी उसके बाद जो है वो ये अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं ये इनके ऊपर हाथ रखा, ये भी ऊपर नीचे हो गया सारा मामला। तो ये जो है ना ये लड़वाने की और आपस में, और ये कोशिश होती रही है सारी, लेकिन ये बात चली नहीं। और अब तो लोगों में इतना शऊर है कि लोग इसको प्रॉपरली हल करना चाहिए इस मसले को। देखें, इनसे पूछे ना, अमेरिका से भी और हमारे यहाँ भी, ये पूरी दुनिया में अक्सर लोगों से पूछे ना कि इसके लिए क्या कर रहे हो, ये फलां मसला है, तो कहते प्लानिंग कर रहा हूँ। अच्छा, हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करना इशू नहीं होता, इशू ये होता है कि प्लान क्या है एग्जीक्यूट आपके पास। नहीं, प्लान मतलब प्लानिंग तो पता नहीं लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं जिंदगी में, तो पूरी दुनिया में कोई कह रहा है मैंने ये बनना है, कोई ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, पर व्हाट इज द प्लान? मतलब मुझे प्लानिंग्स, हमें तो प्लानिंग्स नहीं चाहिए ना। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जी IMF के साथ ये कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि यूं करेंगे, हम प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं, अभी आज का क्या है, आज का इशू बताया जाए। व्हाट इज द प्लान? ठीक है, ये प्लानिंग तो आज से 10 साल पहले शुरू हुई थी, तो इस वक्त तो 10 प्लान होने चाहिए थे ना सामने। लेकिन अगर अब 10 साल पहले वाली प्लानिंग भी जारी थी तो आज भी प्लानिंग जारी है, तो ये अमेरिका स्टाइल, और ये आपका इंडिया में भी यही कि जी प्लानिंग हो रही है कश्मीर के लिए, तो क्या प्लानिंग हो रही है? तो प्लानिंग नहीं होती, प्लान होता है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी जो बात है वो ये मीटिंग अब कल क्या रंग लेकर आती है, इसमें अमेरिका की तरफ से ये बात होगी। 2-3 वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि अमेरिका शिद्दत के साथ इस वक्त चाह रहा है कि किसी तरह से अफगानिस्तान के अंदर फौरी तौर पे, क्योंकि कल ही अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला फ्लाई कर जाएंगे, क्योंकि परसों जुमे के रोज उनकी मुलाकात है, ठीक है, और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, और वहाँ पर वो फ्लाई कर जाएंगे तुर्की के अंदर। आप सोचें 16 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस होनी थी, और ये जून ख़त्म हो रहा है, और 4 जुलाई की डेट उन्होंने पता नहीं क्यों रख दी है सामने। मुझे तो नहीं पता, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वो डिले भी हो सकती है। ये उनकी तरफ से, वाशिंगटन की तरफ से इशारा आ रहा है। और साथ ही जिन लोगों को निकालना था, जिन्होंने CIA के साथ काम किया, और ये था कि उनको बाहर सेटल करवा दिया जाएगा, उनकी फैमिलीज़ को, वो प्लान भी चौपट हो गया है। उनके पास पेपर्स नहीं है, नाम चेंज किए हुए हैं लोगों ने, कुछ भी, तो वो कैसे इशू होगा, क्या होगा, वो भी छोड़ छाड़ के सबको अमेरिकन जा रहे हैं। वो अच्छा खासा प्रॉब्लम पीछे लॉ एंड ऑर्डर का क्रिएट हो सकता है।
अच्छा, इसमें एक बात और, मैं ज़रा इससे पहले कि मैं अफगानिस्तान पे, मैं ये और पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है ना, ये सिक्योरिटी क्राइसिस में एक तो इमरान खान साहब को अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए बतौर वज़ीर आज़म, और तमाम सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं, अवाम, आम लोग, दाएं बाएं, हमेशा जो होता है ना, नज़र रखें। कोई जैसे हम जब ये जिस ज़माने में दहशत गर्दी होती थी तो बताते थे कि जी नज़र रखें अपने आसपास इस तरह के लोगों के ऊपर और इतला दें फौरी तौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारों को। तो वही सूरत हाल अब जो है पैदा हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल ख़राब है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि एक बड़ी अजीब सी खबर आई है, वो मुझे तो उसका सरपैरी टीयर 1, ये टीयर 1 ग्रुप है, उसकी अगर वेबसाइट पे हम जाएं तो उसकी वेबसाइट के ऊपर हमें इसको ज़रा अगर हम देख सकें तो ये कैपेबिलिटीज़ उसकी हैं टीयर 1 ग्रुप की। ठीक है, ये एक टीयर 1 ग्रुप जो है वो अपनी खदमात पेश करता है और इसको वहाँ का एक बड़ी कंपनी इसको ओन करती है। दूसरी कंपनी 2005 में ये बनी थी और ये कंसिस्टेंट है, ये प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म भी है, ये असलहा भी देती है, ये जहाज भी आपको प्रोवाइड करती है, आपको फुल सिक्योरिटी, एक तरह की डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं और बहुत बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं। जॉर्डन में मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों पे, सऊदी अरेबिया में इनके पास सिक्योरिटी है, बहुत सी जगहों पे। कंट्री की ओनरशिप है डॉक्टर साहब? जी, ओनरशिप है और बहुत बड़ी कंपनी है। ये 2005 में ये अग्रेसिव के नाम से ये बनी थी, अग्रेशन या अग्रेसिव के नाम से ये कंपनी, फिर नाम चेंज हो गया, फिर इनके ऊपर लॉ सूट, जैसे होता है हमेशा, और बड़ी कंपनी है। अच्छा, आज इसका जिक्र जो है वो मैं इसलिए करने पे मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, और हैरानकुन बात जो है वो, अब तो खैर बहुत ज़्यादा खबरों पे हैरत नहीं होती। जो टाइम्स है, द टाइम्स इंग्लैंड का, वो ये खबर दे रहा है कि जमाल खशोगी के जो किलर्स थे, जिनके लिए शोर मचाया अमेरिका ने पूरी दुनिया में, उनको यूएस सिक्योरिटी कंपनी टीयर 1 ग्रुप ने ट्रेन किया था। ये और उनकी ट्रेनिंग अमेरिका में हुई थी। ठीक है, 4 सऊदीज जो थे, जो कि अब वली अहद ने कहा कि मुकदमा तुर्की की तरफ से भी ख़त्म हो गया, अमेरिका की तरफ इशू ख़त्म हो गया है वो सारा जमाल खशोगी वाला। लेकिन हमें ज़रा माजी में जाके देखना चाहिए कि इशू ख़त्म तो हो गया है, लेकिन आप देखें कि इसमें से कहानी, और फिर इसी को न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसी स्टोरी को न्यूयॉर्क टाइम्स भी दे रहा है कि सऊदी ऑपरेटिव्स हु किल्ड खशोगी रिसीव पैरामिलिट्री ट्रेनिंग इन यूएस। इनको अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग दी गई, अमेरिका ने ही आवाज उठाई, अप्रूव्ड बाय स्टेट डिपार्टमेंट। ये जो ट्रेनिंग है इसको अप्रूव किया स्टेट डिपार्टमेंट ने। अच्छा, ये देखें, आप खबर देखें ना, द ट्रेनिंग अप्रूव बाय द स्टेट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर द पेरिल्स ऑफ मिलिट्री पार्टनरशिप विद रिप्रेसिव गवर्नमेंट्स और ब्ला 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 करके चलिए। अब इसके ऊपर आप देखें कि शोर किसने उठाया सबसे ज्यादा, अमेरिका ने। और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक हंगामा करके जब मामला ठंडे हो गए सारे, जमाल खशोगी का नाम दोबारा तहकीकात खुल सकते हैं? नहीं, खत्म, मैंने कहा ना खत्म, बस तुर्की सऊदी अरब के ताल्लुकात ठीक हो गए, अमेरिका तुर्की के ठीक हो गए, तुर्की ईरान की बातचीत सब खत्म हो गया। लेकिन बीच में से आप ये बस बताना मकसूद था कि जमाल खशोगी के कातलों की ट्रेनिंग कहाँ हुई थी, और ये खुद अमेरिका का मीडिया बता रहा है। मतलब आप जरा तसव्वुर करें कि हम किस दुनिया में रहते हैं। और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वहीं पर ट्रेन हुए, पीछे क्या मोटिव था, क्या आइडिया थे, क्या थे, बस। ठीक है, अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये इंडिया के, ये जो इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि जी, डॉक्टर मोईद यूसुफ आज वहीं मौजूद थे, जिद्दौल भी वहीं मौजूद थे, दुशंबे में उनकी तरफ से तरदीदें आई हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ की तरफ से कि कोई मुलाकात उनकी नहीं हुई अजीत डोवल के साथ। लेकिन उनकी मुलाकात ना भी हो, किसी न किसी सतह पे पाकिस्तान और इंडिया के राब्ते हैं, पस मंजर में राब्ते हमेशा होते हैं, और उन्हीं राब्तों के ही नतीजे में ये सीज फायर भी हुआ। कुछ अर्से पहले हमने देखा कि सीज फायर हुआ LOC पे, इसमें भी जो है वो अमेरिकन का था कि इंडिया को कि आप इन मसाइल को हल करें ताकि आपकी तवज्जो जो है वो चाइना की तरफ जा सके, और लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, कैसे, क्या, ये इसका कोई सर पैर मुझे तो कोई प्लानिंग इसमें भी नहीं है। इसमें भी प्लानिंग ही है, प्लान नहीं है, प्लानिंग ही है, प्लानिंग ही हो रही है।
जैसे हमारे यहाँ हो रही है 72 सालों से प्लानिंग, उनके यहाँ भी 72 सालों से प्लानिंग, अमेरिका में 250 साल से प्लानिंग ये होती है, प्लान किधर है ये किसी को नहीं पता। अच्छा, अब मसला ये है कि वो अगर प्लान किसी के पास है, वैसे तो अल्लाह ही तो बेस्ट प्लान है, लेकिन अगर प्लान इस पूरे खेल का किसी के पास है तो वो चाइना के पास है। चाइना बाद में उतरा है ना, वो सबको देख दुख के उतरा आराम से, चैन सुकून से। अच्छा, किसी को वो 1-2 दिन पहले मैंने बात की थी, आज वॉल स्ट्रीट जर्नल देख लें तो फ्रंट पे वो स्टोरी आई हुई है, अगर किसी ने उसको डिटेल में देखना हो, वाई द फेडरल रिजर्व इज कंसिडरिंग अ डिजिटल डॉलर, जो मैंने बात की थी कि डॉलर डिजिटल होने जा रहा है, तो उसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने फ्रंट मेन स्टोरी के तौर पे उसको डिजिटल डॉलर को लिखा है उसने। अच्छा, लेकिन मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ वो ये कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है कि एक तो ये कि डिजिटल डॉलर, डिजिटल युवा के मुकाबले पे, ठीक है, तो मतलब वो बिटकॉइन वगैरह खत्म करके और अपनी करेंसी, खुद अपनी करेंसी को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी रहेगी लेकिन वो सेंट्रल बैंक में चली जाएगी, अभी तक जो बात हो रही है। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये सिक्योरिटी खदशात के हवाले से बात बताऊं। देखिए, बात ये सारी कि इंडिया को अमेरिका इंडिया से क्या चाह रहा है और इंडिया उसको किस तरह रीड कर रहा है, मैं उसको रीड करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किस तरह से हो रहा है मामला। उसकी वजह यह है कि चाइना का तो देखें 1 तारीख से उनकी वो तकारीब शुरू हो रही हैं। आज उन्होंने शी जिनपिंग 100 साल मुकम्मल होने 100 साल कम्युनिस्ट पार्टी के, और शी जिनपिंग जो है उन्होंने आज अपने 3 खलाबाजों से बात भी की, टेलीफोन पे बड़ी लंबी चौड़ी बात उन्होंने की और एक मैसेज दिया। इशू ये है कि जो इंडिया है, इंडिया के प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। इंडिया के साथ अमेरिका कैसे उनको हेल्प करेगा, ये बात मैं समझने से कासिर हूं। उसकी वजह यह है कि देखें, जो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जब ये जाहिर है उनके बगैर तो तारीख ही इंडिया की मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन मौजूद तुंग जो थे वो कहते थे कि ये मेरा जो हाथ है उसकी हथेली की तरह, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं इस प्रोग्राम में। वो कहते थे हथेली जो है ये तिब्बत है, और ये इसकी जो 5 उंगलियां हैं वो लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, और ये जो बीच में दरमियान में हथेली है, ये हथेली जो है ये तिब्बत है। अभी उनके मौजूद यानी चेयरमैन माओ ने ये कहा था। मुझे अगर आप पूछे ना कि इस वक्त सबसे बड़ा इंडिया के लिए क्या क्राइसिस है, मतलब इंडिया के लिए एक तो ये लद्दाख वाला मसला चल रहा है, ये साउथ चाइना सी चल रहा है, ये जनाब जज़ायर का इशू चल रहा है। अगर आप मुझसे, एक अपनी राय होती है, मुझसे अगर आप पूछें कि इंडिया का सबसे बड़ा इशू क्या है, तो इंडिया का सबसे बड़ा इशू तिब्बत है। उसकी वजह यह है कि तिब्बत, आप नक्शा देखें ना चाइना का, ऐसे दुनिया में देखें चाइना को तो आपको ऐसे लगेगा चाइना जैसे एक जजीरा है। वैसे जजीरा नहीं है, मतलब मैं किसी और सेंस में कह रहा हूं। मतलब जजीरे से मुराद ये है कि एक तरफ उसके समंदर है, एक तरफ उसके पहाड़ हैं, प्रॉपर पहाड़ हैं, ठीक है ना, नीचे उसके ये दलदल और जंगल और ये सारे, मतलब वो महफूज है। ऊपर मंगोलिया, आबादी कम है बिल्कुल, मंगोलिया और साइबेरिया और वो इलाके हैं। एक तरफ बहरुल कायल, वहां से फिर चाइना पे अटैक करना, उसको ऑक्यूपाई करना बड़ा मुश्किल काम है, 1.5 अरब लोग दुनिया के। तो और नीचे जो है वो दलदली, तो इन्वेजन वगैरह उनकी चारों तरफ से। बस 2 इश्यूज हैं कि एक तिब्बत के अंदर कहते हैं कि अपराइजिंग, और वो अपराइजिंग से मुराद ये है कि बगावतें तिब्बत में, और उस तरह की बगावतें खास तौर पे जिस तरह की वस्ती एशियाई रियासतों में वो पुतिन के खिलाफ हुई, यूक्रेन में और बाकी जगहों पे, और तिब्बत में वो कहते हैं कि फ्यूचर में ये प्लान है। और माजी में भी ऐसा होता रहा। दलाई लामा जो है वो 85 साल के हो चुके, और 1959 से वो भारत में, और दलाई लामा के बाद जो अगला दलाई लामा होगा वो, अच्छा, इन्होंने पेपर, इनका व्हाइट पेपर आया है, देखिए ना, मैं उसको व्हाइट पेपर को मैंने स्टडी किया, ये कुछ दिन पहले इनका व्हाइट पेपर आया है, और ये इनकी चाइना ने पूरा तिब्बत के ऊपर एक व्हाइट पेपर अपना निकाला है, जो कि उनकी स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस की वेबसाइट पे दस्तयाब है, ठीक है। उस पूरे तिब्बत सिंस 1951 लिबरेशन, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, ये सबसे बड़ा इशू है। सबसे बड़ा इशू इंडिया का तिब्बत हाथ से जाना है, और तिब्बत ऑलरेडी चाइना की हथेली है और जा चुका है। तिब्बत स्ट्रेटेजिकली क्यों जरूरी है? तिब्बत इसलिए जरूरी है कि सारा का सारा जो पानी है
जो तिब्बत से, मैं बात हमेशा ये कहता रहा हूं कि इसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं। तिब्बत का अगर हम नक्शा देखें ना पानी वाला, ये साउथ से नॉर्थ जो इनका ये कंस्ट्रक्शन इनकी हो रही है, और फिर उसके बाद 7 से 10 बड़े दरिया जो हैं, जो कि पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं, उसके बाद वो आगे कंबोडिया तक जा रहे हैं, थाईलैंड, वो सारे के सारे तिब्बत से आ रहे हैं। तो तिब्बत जो है, जिसने तिब्बत को कंट्रोल किया, वो पूरे के पूरे आप समझ लें कि तुर्की जैसे, तुर्की के पास पानी है ना, तेल नहीं है, तो तुर्क पानी है, वहां से पानी निकलता है, सारे अरब मुल्कों में पानी जाता है, ठीक है, ऑयल और गैस के लिए वो जा रहे हैं ईस्ट मेडिटेरियन वगैरह बाकी जगहों पे, लेकिन पानी जो है वो उनका फलस्तीन तक, लेबनान तक पानी तुर्की से निकलता है, तो आगे तक जाता है। अब ये सतलज और ब्रह्मपुत्रा और सलवीन और उसके बाद फिर अपने जो दरिया हैं, येलो लिवर इनका हो गया, या यंगीज हो गया, मीकोंग, ये तारीख है पूरी पूरी मीकोंग। अब जनाब ये जितने हैं, ये सारे के सारे तिब्बत से निकल रहे हैं, और वहां पर वो डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाइड्रो पावर हो रही है, बाकी इश्यूज हो रहे हैं। और आज मैं एक दो खबरें आज ऐसी आई जिन खबरों को देख के मैं थोड़ा सा मेरे लिए जो है वो बड़ी यानी मैंने जिससे अंदाजा लगाया कि ये तिब्बत के ऊपर जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई अपनी जगह जारी है। इनका जो न्यूज़ एक्स है इंडिया से, वो न्यूज़ एक्स ही खबर दे रहा है कि चाइनीज तिब्बतन मलेशिया इन सिक्किम और 2-वे मूव बाय चाइना, और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर दे रहा है कि चाइना रेजेस न्यू मलेशियस। अब जो नई उनकी फौज आ रही है, उसमें तिब्बत के नौजवान हैं बड़ी तादाद में, और पहला बैच उनका तिब्बत में, उनका चुंबी वैली के अंदर तिब्बत के लोग आ गए। तो चाइना का ये, अच्छा, अब ये वो इशू है जो चाइना को कहते हैं ना कि 13वीं सदी से हमारे पास था, वो उनकी एक तारीखी इशू है। मतलब इस इशू में ना रूस आ सकता है, ना पाकिस्तान है, ना इसमें अमेरिका किसी, वो उनका किंग डायनेस्टी में भी उनका हिस्सा था, वो उनका तारीखी तौर पे हिस्सा था। उसके बाद वो बीच में दरमियान में ऑक्यूपेशन हो गई, दाएं बाएं आगे पीछे, वो 19वीं सदी में बरतानिया घुस गया, उसने ये कर दिया, वो नहीं मानते उसको, मैकमोहन लाइन खींच दी, वो खत्म हो गया किस्सा सारा। और वो कहते हैं कि ये चेयरमैन माओ ने कहा था, ये हमारी हथेली है, और अगला जो दलाई लामा होगा, इन दलाई लामा के बाद वो चाइना में होगा, और उनको इस बात का खतरा है कि यहाँ पे हंगामे वगैरह सीआईए करवाने की कोशिश करिए, तो वो उसे निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं पहले से। और वो मैं आपको एक बात सिर्फ ये बता दूं कि ये जो बात है ना सारी कि इंडिया शायद है, उनके मेरे ख्याल है कि लोगों को अंदाज़ा है बहुत अच्छी तरह से कि इतना आसान नहीं है, इतना जो है वो देखें, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर दे रहा है एक और, चाइनीज S-400 सिस्टम्स अक्रॉस LAC, आज की खबर है, फोर्सेज इंडिया टू रीथिंक एयर डिफेंसेस, वो S-400 भी लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अभी ये मुझे बताएं कि इन सारे के सारे इश्यूज को ये किस तरह से इसको कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो इंडिया के साथ जो इशू है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जंग। और ये मैंने बात पहले की थी, मैं इसको दोबारा इस बात को थोड़ा सा एंडोर्स कर दूं। मैंने उस दिन बात की थी ना कि ये स्पेस में लोअर अर्थ ऑर्बिट में आप चले जाएं तो लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर इनके स्पेस स्टेशन है, अमेरिका का भी है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और इनका भी, चाइना का भी वहां पे चला गया है। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू जो मैं सिर्फ एक जुमला कंप्लीट कर लूं कि जो मैंने उस दिन कहा था ना कि मैसेज कैसे कन्वे होता है दुनिया तक, तो वो मैसेज तो हैक हो जाएगा, मैसेज कैसे कन्वे होता है? मैसेज कन्वे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इनक्रिप्टेड, यानी अल्ट्रावायलेट वेव्स, गामा वेव्स, जो है वो एक्सरेज, ये विजिबल लाइट, ये जो रोशनी है ये, उसके बाद इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव जो है, ये मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के अंदर इंफॉर्मेशन जो है, यानी मिसाल के तौर पे आप समझें कि जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो कि इंडिया के पास नहीं है। अब इसको अगर किसी ने लड़ना है तो ये स्टार वॉर, ये ऊपर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो लड़ाई करे चाइना के साथ, तो ऊपर फिर वो जाके एक दूसरे को कर सकते हैं, लेकिन हाँ एग्जैक्टली, लेकिन ये इसको आप जमीन पे जैसे इंटरनेट को हैक करते हैं ना, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हो यानी कि स्पेस में इसमें इंफॉर्मेशन है, डेटा है, पिक्चर्स हैं, मूवमेंट्स हो रही हैं, ये बिल्कुल इंटरनेट से अलग दुनिया है। ठीक है सर, ठीक है, मजीद बात करेंगे आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खिते की मामलात पर आप बात कर रहे थे और आपने साइबर सिक्योरिटी पर भी बात की, आउटर स्पेस पर भी बात कर रहे थे। सियासी मामलात पर आपसे जान लेते हैं। वज़ीर आज़म साहब के हवाले से जो आज मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि आप गारंटी दें नवाज शरीफ साहब को वापस बुला लेती हूँ। डॉक्टर साहब, क्या खतरा है उनकी जान को कि वो वापस नहीं आ रहे? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के मुझे नहीं पता कि मरीम नवाज साहब ने किस तनाजुर में बात की है, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी क्राइसिस मौजूद है। तमाम दुनिया, अफगानिस्तान के अंदर बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस है। ईरान की तरफ से आज ऐलान हुआ है कि उनके ऊपर से पाबंदियाँ, जो सदर हसन रूहानी हैं उनके करीबी रफीक ने ये कहा है कि तेल के ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म करने का फैसला कर लिया अमेरिका ने। इसका मतलब यह है कि तेल की कीमतें एकदम से मार्केट में गिर सकती हैं। ओपेक प्लस जो है वो कोशिश करेगा कि तेल को काबू में रखे। पूरी दुनिया में एक टर्मोइल है, और ख़ास तौर पे उस वक्त आप देखें ना कि कल के दिन ही इसकी अपडेट्स देखें कि कल ही ये कश्मीर वाली मीटिंग हो रही है मोदी साहब की। चाइना का मुझे बिल्कुल इस बात की समझ से मेरी बाहर है कि क्वाड क्या करेगा चाइना का, मतलब क्वाड का ताल्लुक क्या है तिब्बत या 3,500 का जो इनके किलोमीटर की एक एलएसी जो खत्म हो चुकी है, अब वो क्वाड क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, जापान क्या करेगा जाके, मतलब एक तो समझ से बाहर है ये बात। दूसरी बात ये है कि देखें तिब्बत तो चला गया है, तिब्बत के लिए कोई बात भी नहीं कर रहा। अब तिब्बत के लिए अमेरिका या यूरोप या कहीं से तिब्बत के लिए कोई बात नहीं हो रही है। लैंड डिस्प्यूट है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, आप खुद जाने। हालांकि दलाई लामा को उस वक्त यही लेकर आई थी 59 के अंदर, लेकिन अब वो इशू नहीं है, अब सेकंड इशू लगता हो गया वो। और तिब्बत खास और खास चाइना का तिब्बत जो है 2 अरब लोग दुनिया के, अगर आप ये देखें मीकोंग रिवर को देख लें या आप बाकी जो इनके ब्रह्मपुत्रा के और सतलज के साथ इनका मुआहदा हुआ था 2008 में, उसको देख लें तो चाइना तो पानी कंट्रोल पूरा साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक का भी और इधर का भी बहुत बड़े खत्ते का पानी जो है वो चाइना के पास है। तो बात ये, और उसकी मैंने आपसे कहा कि वो उसकी स्पेस में वो हैं, मतलब लैंड के ऊपर वो हैं। तो इस मरहले पे अमेरिका को इन्होंने रीड क्यों नहीं किया इस चीज को, इंडिया ने इसको रीड क्यों नहीं, मतलब समझे क्यों नहीं। 2 फ्रंट वॉर, हम 2 फ्रंट वॉर इधर भी खेलेंगे, तो भाई आप एक फ्रंट का क्या इतना सा उस फ्रंट का भी इतना सा हिस्सा नहीं संभाल सकते। मैंने आपसे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर डाटा आएगा, उसको कैसे आप क्या करेंगे। और इसके ऊपर अगर किसी ने इसकी थोड़ी सी डिटेल देखनी हो तो ये निके एशिया जो है, इसको निकाय ना पढ़े, इसको निकाय, ये इसको मैंने भी अपने तलफ़ुज़ अभी दुरुस्त किया है। ये जैपनीज़ का वर्ड है, निके है। निके एशिया जो है उसमें पेंटागन टर्न्स टू स्टार्स टू सर्वाइव चाइनाज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। एक तो ये अगर किसी ने इसकी डिटेल थोड़ी सी देखनी हो तो इसमें से देख लें, और ये बाकी जगहों पर भी इसके बारे में काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर है वो आने वाले दिनों में किस तरह से होने जा रही है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, और इसमें एक नेशनल इंटरेस्ट ने भी शायद कुछ अर्से पहले लिखा था, एक इसमें भी एक आर्टिकल था जो मैं चाह रहा था कि उसका मैं लिंक दे दूं यहाँ पे अगर किसी ने देखना हो। एयरफोर्स मैगजीन में था, सॉरी, स्पेस वॉर लाइक द कोल्ड वॉर इज ऑल रिस्क नो रिवॉर्ड। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर काफी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा, ईरान ने कहा कि जी हमारे जो हैं वो तेल के ऊपर से पाबंदियां। ईरान एक बड़ा प्लेयर बन के अब अफगानिस्तान, मतलब ईरान के वो इश्यूज खत्म हो गए जो पहले थे ना इश्यूज, मतलब अब एक कमजोर सी हुकूमत है, और ईरान जो है वो अपनी उसकी प्रॉक्सीज या जो भी उसके साथ एफिलिएटेड मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो तो ईरान से शुरू होती हैं और वो बिल्कुल लेबान तक और बल्कि अफ्रीका तक फैली हुई हैं। लेबनान से जो मानते हैं ईरान की बात सुनते हैं, इराक हो गया, शाम हो गया, बाकी मुल्क हो गए। ईरान एक बड़ा प्लेयर है खित्ते में। अच्छा, अब तुर्की भी बड़ा प्लेयर है। कल ही तुर्की में वो डेलीगेशन आ रहा है अमेरिका का, कल जुमेरात है ना, तो कल ही वो डेलीगेशन आएगा जो तुर्की में आके बात करेगा S-400 के ऊपर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी, कि आपने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी किस तरह करनी थी। क्योंकि S-400 पे क्या बात होगी? S-400 नहीं, देखिए कुछ मतलब जो होता है ना, जब बात करते हैं किसी मुद्दे पे, आप कहते हैं चलें ठीक है इसके ऊपर हम आंख बंद कर लेते हैं फिलहाल, लेकिन आपने जवाब में ये जरूर करना है। आपने फिर यूक्रेन के ऊपर ये पॉलिसी, आपने हर मुल्क दूसरे के साथ किसी ने कर सकता है इंडिया, मिसाल देखें ना, मिसाल मतलब मैं इसे भी कह रहा हूं कि फर्ज करें अगर ये बात है कि तालिबान के साथ उनकी जयशंकर की मुलाकात हुई कतर में, और कतर के ऑफिशियल्स ने कहा है, तो उसको इसमें कोई मुजाहिरा नहीं। इशू ये, मेरा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि एक तो इसको अफगानिस्तान के इशू को रिजॉल्व करें। दूसरा इशू ये है कि चाइना के मुकाबले में इंडिया के साथ अमेरिका कितना खड़ा है, मतलब और कहां खड़ा है। मतलब क्वाड जो है वो क्वाड क्या भला है, उसमें तो मुकाबला करना है, आप अलाए हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं,
मतलब अलाइज क्या होते हैं, मतलब आज की दुनिया में अलाय क्या है? मुझे आप यकीन करें कि मुझे नहीं समझ में आता कि फलाना मुल्क के ये अलाइज हैं। तो वो अलाय इत्तेहादी जो है, वो इत्तेहादी की अगर फर्ज करें पिटाई हो रही है या लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, तो उस इत्तेहादी की मदद के लिए तो दुनिया नहीं कूद रही ना। तो इत्तेहादियों से सब, तुर्की अपनी लड़ाई लड़ रहा है, सऊदी अरब अपनी लड़ रहा है, इसराइल अपनी लड़ रहा है, इंडिया अपनी लड़ाई, तो इसमें इत्तेहादी का कोई तस्वुर नहीं है। अच्छा, अब यहां पर जाके जो मैं बात कह रहा हूं कि देखिए उन्होंने अपनी यहां पे मूवमेंट शुरू कर दी, ये उनके 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इस मरहले पे वो ताइवान के ऊपर कुछ करते हैं। उन्होंने तिब्बत का नाम लिया है? तिब्बत का नाम नहीं लिया। तिब्बत उनका इशू नहीं है अमेरिका का इस वक्त। और सबसे बड़ा इशू, क्योंकि बफर है, अगर आप तिब्बत को निकाल दें दरमियान में से, तो चाइना का जो हार्टलैंड है वो तो सीधा फिर आप बाकी इंडिया और अरुणाचल प्रदेश भी, भूटान भी, दाएं भी, इसमें नेपाल को भी वो कहते हैं भारत, वो अगर आप उसमें चले जाएं तो फिर तो बिल्कुल चाइना के साथ अभी तो बफर है दरमियान में, बफर जोन है, बिल्कुल। ठीक है ना सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए जो पस पर्दा हो रहा है वो अवाम को पता होना चाहिए, अवामी नुमाइंदों को पता होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या इन कैमरा ब्रीफिंग दी जा सकती है? ठीक है, इन कैमरा ब्रीफिंग जो और मामलात क्या तय पा रहे हैं? इन कैमरा ब्रीफिंग जो भी इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके इन कैमरा जिम्मेदार शख्सियात हैं उनको माजी में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाती रही है। और अब कुछ दिन पहले भी ये बात चली थी मुख्तलिफ हवालों से कि इन कैमरा ब्रीफिंग्स उनको देनी चाहिए या दी जानी चाहिए ज़रूर, क्योंकि बड़े फैसले हो रहे हैं तो बाद में उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप भी कोई ले। अफगानिस्तान के अगर हालात ख़राब होते हैं तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी क्राइसिस असरात, लेकिन इंडिया के लिए भी होगा। और उसकी वजह यह है कि इंडिया कई जो है मुख्तलिफ, ज़ाहिर है कि इतने अरसे से अफगानिस्तान को देख भी रहे हैं, कवर भी करें। इंडिया और अमेरिका का ज़ाहिर है कि इत्तेहाद है, जो कि मुझे नहीं पता कि किस बुनियाद पे वो है, मगर वो है। इशू ये है कि अगर यहाँ पे गड़बड़ होती है तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और बाकी जो चाइना के मंसूबे हैं वस्ती एशिया में और अफगानिस्तान में, उनमें गड़बड़ होगी। तो चाइना उसके नतीजे में ये जो पोजीशनिंग हो रही है इंडिया के तिब्बत में और बाकी जगहों पे, और ये अल्ट्रा हाई वोल्टेज की तैयारियां और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फौजों की मूवमेंट और बर्फ़ पिघलने का इंतजाम, मैंने बर्फ़ एक अमन का किरदार अदा करती रही है, तो वो बॉर्डर गर्म होगा और बहुत सख्त गर्म होगा। वो जो बॉर्डर है ये कुछ लोग जो इसको वॉच कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ का असर जो है वो उस बॉर्डर पे जाएगा। और चाइना ने जब ये कैलकुलेट किया था उनका ये ख्याल, उन्होंने पूरे जब रीजन की कैलकुलेशन की थी तो उस पूरे रीजन में, मैंने कहा ना प्लान है, वो प्लान नहीं करते, प्लान है उनके पास इस वक्त, पूरे रीजन को उन्होंने प्लान किया था। उसके बाद वो दुखलाम के वक्त उन्होंने एक बॉर्डर यहाँ पे इंडिया से खोल के रखा था कि आगे फ्यूचर में अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की तरफ अमेरिका, तो अमेरिका के साथ डायरेक्ट नहीं, लेकिन वो इंडिया को फिर इंडिया के ऊपर, या ताइवान अगर किसी और जगह पे वहाँ पे गड़बड़ जापान करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, तो फिर ताइवान, वरना अदरवाइज ये है कि तिब्बत। और ये उन्होंने अपनी पोजीशनिंग आप देखें एकदम से उन्होंने शुरू कर दी है। सही हो गया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अफगानिस्तान की गड़बड़ में चाइना जो है फिर वो इंडिया के ऊपर प्रेशर कम। जी बिल्कुल, मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब आने वाले दिनों में। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।